एक घंटे बाद छोड़ देता हूँ, चलेगा ना? थोड़ा हम लोग कहाँ हैं? फंडामेंटल राइट्स पर, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। और इसमें डिस्कशन हमारा क्या हो गया है? आर्टिकल 12 का डिस्कशन हो गया है, जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है कि राज्य की परिभाषा क्या है। आर्टिकल 13 कह रहा है कि ऐसे सारे लॉ जो फंडामेंटल राइट के साथ असंगत हैं वो सब नल एंड वॉइड होंगे। आर्टिकल 14 टू 18 इस पे डिस्कशन हमारा है, और ये आर्टिकल 14 टू 18 अगर हम इनकी बात करें तो ये बात कर रहे हैं राइट टू इक्वलिटी की, राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी। इसमें आर्टिकल 14 हो चुका है, आज हम इसकी चर्चा खत्म करेंगे। आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ये खत्म करेंगे। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 क्या है इस पे हम देखते हैं। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 इस रूप में देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 3 आर्टिकल थे। उसमें जो आर्टिकल्स थे वो 15(1) था, 15(2) था और 15(3) था, जो मूल संविधान था। जो अमेंडमेंट करके आर्टिकल ऐड किए गए बाय अमेंडमेंट, एडेड बाय अमेंडमेंट, जो ऐड किए गए एडेड बाय अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट करके ऐड किए गए वो आर्टिकल कौन से हैं? वो आर्टिकल है 15(4). अगर हम उसको रेड से इंडिकेट करें तो वो आर्टिकल है 15(4), 15(5) और 15(6। ये आर्टिकल है जो अमेंड करके ऐड किए गए। हमारी बात ये भी हुई थी कि आर्टिकल 16 क्या है। ये आर्टिकल 16 को अगर हम देखें तो फिर यहाँ आते हैं जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल संविधान है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या है? उसमें 3 आर्टिकल है, 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5), 5 आर्टिकल। और जो एडेड बाय अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए हैं, एडेड बाय अमेंडमेंट, जो संशोधन करके ऐड किए गए वो क्या है? वो आर्टिकल है 16(4)(a), 16(4)(a), 16(4)(b और हम बात करेंगे 16(6). ये आर्टिकल अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ऐड किए गए। हम जो डिस्कस कर रहे हैं स्टोरी, ये टॉपिक हम लोगों का हो चुका है, ये हो चुका है। ओके, आज हम ये कहानी बतलाने जा रहे हैं कि 16(4)(a) कैसे ऐड हुआ, इसकी स्टोरी क्या है, इसकी पिक्चर क्या है।
16(4)(a) की पिक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें क्या क्या डिस्कस हो चुका है ये देखते हैं। 16(1) आर्टिकल और 16(2). 16(1) इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। ये आर्टिकल जिसको समर्पित है उसका नाम है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इसको समर्पित है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही गवर्नमेंट जॉब है। ये स्टेट को कहा गया है कि स्टेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट जॉब है। जब स्टेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देगा तो 16(1) ये कहता है कि वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर देगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर उपलब्ध कराएगा। स्टेट जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देगा तो सबको समान अवसर उपलब्ध कराएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, समान अवसर उपलब्ध कराएगा और इन आधार पर कोई भेदभाव भी नहीं करेगा। किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? रिलीजन के ग्राउंड पर, रिलीजन के ग्राउंड पर, कास्ट के ग्राउंड पर, सेक्स के ग्राउंड पर, बर्थ प्लेस के ग्राउंड पर, बर्थ प्लेस के ग्राउंड पर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट के ग्राउंड पर, DES डिसेंट के ग्राउंड पर, रेस के ग्राउंड पर, और एक ग्राउंड और है, वो ग्राउंड है रेजिडेंस। इनके आधार पर स्टेट, इनके या इनमें से किसी के आधार पर स्टेट भेदभाव नहीं करेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करेगा इन आधारों पर। स्टेट भेदभाव करेगा ही नहीं इन आधारों पर। यहाँ स्टेट सबको समान अवसर उपलब्ध कराएगा, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी स्टेट में, और यहाँ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 16, 3, 4, 5 ये तीनों ही आर्टिकल इस 16, 1 और 2 का अपवाद है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसका मतलब है इन दोनों का अपवाद है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इक्वलिटी ब्रेक होगी और इस ग्राउंड पर ब्रेक होगी। तो ये जो तीनों आर्टिकल हैं ये एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस अपवाद हैं ऑफ आर्टिकल 16(1) इन 16(2) अपवाद है। तो अपवाद क्या है? आर्टिकल 16(3) ये कह रहा है, 16(3) ये कह रहा है कि रेजिडेंस के ग्राउंड पर स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। माने ये वाला ब्रेक हो रहा है, माने रेजिडेंस के ग्राउंड पर, रेजिडेंस इस ग्राउंड पर स्टेट स्पेशल प्रोविजन करेगा। स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन PROVISION करेगा। इसका मतलब है रेजिडेंस के ग्राउंड पर जहां भेदभाव नहीं था, वहीं 16(3) ये कहता है कि रेजिडेंस के ग्राउंड पर भेदभाव हो सकता है, और ये 16(2) का वायलेशन नहीं होगा। हर स्टेट अपने रेजिडेंस, अपना डोमिसाइल, जो उसके लोग हैं, उनको प्रमोट करेंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 16(4) की बात अगर हम करें तो 16(4) ये कहता है, 16(4) की अगर हम बात करें तो 16(4) में ये कहा कि बैकवर्ड क्लास के लिए स्टेट, बैकवर्ड क्लास के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, प्रोविजन कर सकता है। ये होगा तो बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन होगा, ये भी वायलेशन करेगा 16(2) का। ये अपवाद है।
और 16(5) ये कह रहा है कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, धार्मिक संस्थान, और अगर वो स्टेट उस पर कंट्रोल करता है, उस धार्मिक संस्थान पर स्टेट कंट्रोल कर लेता है। कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसका ट्रस्ट है, ट्रस्ट डायरेक्टली कंट्रोल में चला गया स्टेट के। जब स्टेट कंट्रोल कर लेगा तो उसमें जितनी भी वैकेंसीज होंगी वो सब गवर्नमेंट जॉब होंगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होंगे। तो जो भी स्टेट उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की जो वैकेंसी निकालेगा, उन सभी की सभी वैकेंसी उसी धर्म के लोगों से भरी जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मस्जिद का इंस्टीट्यूशन का जो मैनेजमेंट है उसको गवर्नमेंट टेक ओवर करे और उसमें हिंदू की भर्ती कर दे, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो कि जो हिंदू को बिलोंग कर रहा हो, जैसे वैष्णो देवी टेम्पल मैनेजमेंट है, ट्रस्ट है, उसको अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लिया है तो उसमें जितने भी जॉब्स होंगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होंगी, वो सब उसी धर्म से जुड़ी होंगी। तो अगर स्टेट कंट्रोल करेगा तो हम क्या कहेंगे कि जो ऑल पोस्ट्स हैं, जितनी भी पोस्ट्स हैं, वो रिलेटेड रिलीजन से होंगी। जिस धर्म का इंस्टीट्यूशन है, रिलेटेड इंस्टीट्यूशन रिलेटेड रिलीजन से होंगी। ये अपवाद है। हमारी पिक्चर ये है कि स्टोरी मतलब स्टोरी ऑफ 16(4)(a) ये कैसे इसमें जुड़ा है, 16(4)(a) क्यों जोड़ा गया, इसकी कहानी क्या है, 16(4)(a) इसको जोड़ने की कहानी क्या है, क्यों सरकार को स्टेट को क्यों जरूरत पड़ी 16(4)(a) को जोड़ने की। मैं फिर बता दूं, स्टेट है क्या। स्टेट का मतलब पार्लियामेंट स्टेट में आएगा। इसका मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट आएगी। स्टेट लेजिस्लेचर्स, जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, राज्य विधानमंडल, वो स्टेट्स आएंगे। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो स्टेट आएंगे, वो स्टेट है। जितने भी लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज जो लोकल बॉडीज काम करती हैं, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत लेवल पर, वो सब स्टेट है। लोकल बॉडीज की बात, एनी अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और आउटसाइड द इंडिया, which is directly or indirectly controlled by central government, वो सब की सब स्टेट, वो सब के सब राज्य, वो राज्य की परिभाषा में है। 16(4)(a) की स्टोरी क्या है, 16(4)(a) क्यों ऐड किया गया है, उसकी वजह क्या है। बैकवर्ड क्लास अगर हम देखें, बैकवर्ड क्लास अगर हम ये बात करें तो ये शब्द संविधान में दो जगह लिखा था। एक जगह लिखा था 16(4) में ये शब्द लिखा था, और एक आर्टिकल 340 में ये शब्द लिखा था। पूरे संविधान में बैकवर्ड क्लास शब्द दो जगह लिखा हुआ था। एक जगह लिखा हुआ था आर्टिकल 16(4) में, और एक जगह लिखा हुआ था आर्टिकल 340 में। दो जगह शब्द का जिक्र था बैकवर्ड क्लास, और कहीं नहीं लिखा था किसी जगह। लेकिन इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि बैकवर्ड क्लास को के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएगा, और इसमें इतना लिखा था, 340 में इतना लिखा था कि टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड अ बैकवर्ड क्लास कमीशन। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? 16(4)(a) में इतना लिखा हुआ था कि स्टेट जो है वो क्या करेगी, बैकवर्ड क्लास
हम BC हर जगह लिखेंगे, बार बार पूरा नहीं लिखेंगे। बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएगी स्टेट, इस बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएगी, स्पेशल प्रोविजन बनाएगी। ये 16(4) में लिखा था। और आर्टिकल 340 में कितना लिखा हुआ था, क्या कि स्टेट टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ, टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, state can constitute, state can constitute backward class commission, backward class commission। इतना लिखा था। आप आर्टिकल जाकर के देख सकते हैं कि स्टेट क्या कर सकता है, बैकवर्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। एक संविधान का आर्टिकल 366 अगर हम देखेंगे तो यहाँ डेफिनेशंस दी गई। एससी की डेफिनेशन क्या होगी, एसटी की डेफिनेशन क्या होगी, सारी डेफिनेशंस आर्टिकल 366 में किसी भी शब्द की परिभाषा दी गई है जो संविधान निर्माताओं के द्वारा दी गई थी, लेकिन वहां बैकवर्ड क्लास की डेफिनेशन नहीं थी। तो डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, definition of backward class not mentioned in constitution, ये mentioned नहीं था। अब सरकार को ये पता लगाना था कि बैकवर्ड क्लास कहां किसको जाएगा। Who is backward class? Who is backward class? कौन backward class? इसके लिए स्टेट ने एफर्ट किया कि हम पता लगाएंगे कि कौन बैकवर्ड क्लास है। तो दो बातें, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया। ये कमीशन बनाया गया फर्स्ट पॉइंट 1953 में, और इसके चेयरमैन थे काका काकेलकर, ये इसके चेयरमैन काका काकेलकर चेयरमैन। ये पहला पिछड़ा वर्ग है। और इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी, सिफारिशें दी, उसमें इन्होंने कहा कि जो क्लास है दरअसल वही कास्ट है, माने जितनी बैकवर्ड क्लास है वो बैकवर्ड कास्ट जो है वही बैकवर्ड क्लास है। क्योंकि इस देश में संयोग से जो पिछड़ी हुई जातियां हैं वही पिछड़ा हुआ वर्ग है, और सदियों से पिछड़ी रही है। भारत की सामाजिक संरचना सदियों से ऐसी रही है कि ये जातियां पिछड़ी हैं। लेकिन जो रिकमेंडेशंस हैं इनको क्या किया, ये नॉट कंसीडर्ड, ये जो रिकमेंडेशंस हैं नॉट कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट ने इनको कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट ने इनको कंसीडर नहीं किया। क्लियर? ठीक, फिर ये बात आई गई, यहां से पिक्चर खत्म हो गई,
अब सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया, बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया। इसका गठन हुआ 1979 और इसके जो चेयरमैन थे वो बीपी मंडल थे, बीपी मंडल। इसकी रिकमेंडेशन क्या है? इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? इसने कहा, क्या कहा कि जो बैकवर्ड क्लास है ये इक्वल टू अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने कही कि लगभग 3700 जातियां भारत में हैं, जातियां हैं जो पिछड़ी 3700 जातियां भारत में पिछड़ी, 3700 पिछड़ी हैं, जो कुल जनसंख्या का 52%, और इनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 52% है और इनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये इनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये रिकमेंडेशन इनकी। इस समय पीएम नेहरू थे, और इस समय पीएम मोरारजी देसाई थे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन गॉडफादर थे उन्होंने ये नहीं बताया बैकवर्ड क्लास कौन है, बस ये शब्द लिख करके चले गए। इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहानी ये है कि 1989 हम लोग इस आर्टिकल में थोड़ा समय लगा है। 1989 ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप ये हो गया। तीसरा काम ये हुआ कि 1989 में लोकसभा के 19 इलेक्शन ऑफ लोकसभा ये होते हैं 1989, और इस इलेक्शन में पीएम बनते हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह पीएम बनते हैं। ये वीपी सिंह, ये वीपी मंडल ध्यान दीजिएगा, विश्वेश्वर प्रसाद मंडल, वो वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने क्या किया, जो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उनको इंप्लीमेंट कर दिया बाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राष्ट्रपति आदेश के द्वारा, राष्ट्रपति आदेश के द्वारा इसका मतलब है जो ओबीसी को रिजर्वेशन अब मिलेगा वो कितना मिलेगा, एससी एसटी को पहले से रिजर्वेशन जो चला आ रहा है वो कितना है, एससी को 15% और एसटी को कितना है 7.5% पहले से चला आ रहा था पूना पैक्ट के समय से, जिस वक्त देश आजाद भी नहीं हुआ था। माने टोटल रिजर्वेशन हम देखेंगे तो 27% अगर हम इसमें और जोड़ दें तो टोटल रिजर्वेशन हो गया 49.5%। ठीक, जब
ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया तो इस देश में पूरा एक आंदोलन, एक घोषित आपातकाल लागू हो गया। जो सामान्य वर्ग का युवा था वो सड़कों पर था, जिसमें कुछ युवाओं ने खुद को आग लगा ली, कुछ युवाओं की मौत भी हो गई। वीपी सिंह सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। फिर इलेक्शन फिर लोकसभा के होते हैं 1991 में, इलेक्शन ऑफ लोकसभा के फिर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन ऑफ लोकसभा 1991। अब की बार पीएम बनते हैं पीवी नरसिंहा राव पीएम बनते हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में जो आक्रोश पैदा हुआ था उसको शांत करने के लिए पीवी नरसिंहा राव टेकिंग 2 स्टेप्स, 2 उन्होंने स्टेप लिए। पहला उन्होंने कहा जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाए, माने जनरल कास्ट के जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाए। और दूसरा जो पुअरर हैं, पुअरर ओबीसी हैं, उनको रिजर्वेशन ज्यादा मिलेगा, उनको रिजर्वेशन ज्यादा मिलेगा। मतलब ये समझिए क्या है, जैसे 27% रिजर्वेशन सबको एक जैसा नहीं मिलेगा। ओबीसी में जो पिछड़ी हुई जाती है उनको ज्यादा मिलेगा, थोड़ा उनसे आगे उनको कम मिलेगा, जो सबसे आगे उनको सबसे कम मिलेगा इसी से ही। ठीक, इतनी कहानी हो गई। अब 10% रिजर्वेशन और जोड़ दीजिए तो रिजर्वेशन अब हो गया कितना, 59.5%। क्लियर। ये आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया था, ध्यान दीजिए। ग्राउंड था इकोनॉमी ग्राउंड, आर्थिक आधार, इकोनॉमिक ग्राउंड था इसका आरक्षण देने का, कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको सरकार 10% तक आरक्षण देगी। क्या मैं आगे बढ़ूं, याद हो गया? एक बहुत बड़ी लॉयर है इंदिरा साहनी, उन्होंने इस केस को कोर्ट में चैलेंज किया। इंदिरा साहनी केस अब आएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इनिशिएटिव है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार के खिलाफ। 2 पक्ष होते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया 1992, ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। ये रिजर्वेशन से जुड़ा केस है, ये केस रिजर्वेशन से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या हुआ जरा ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट, उन्होंने कहा जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन है, जो बैकवर्ड क्लास है वो बराबर बैकवर्ड कास्ट ही मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो काका काकेलकर और बीपी मंडल दोनों से सहमत हैं कि इस देश में बैकवर्ड क्लास ही बैकवर्ड कास्ट, माने बैकवर्ड क्लास की जो डेफिनेशन है वो है जो बैकवर्ड कास्ट। तो डेफिनेशन पता चल गई, क्लियर। इसका मतलब ये है कास्ट कैन बी क्रिएटेड एज अ क्लास, ये बात हमें पता चलेगी। फर्स्ट पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि जो क्रीमी लेयर है
creamy layer must be excluded from the backward classes, मतलब क्रीमी लेयर जो ओबीसी में है मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस। जो ओबीसी में क्रीमी लेयर है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, तीसरी बात, किसी को भी चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। प्रमोशन में किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन मिलेगा। चौथा कहा कि जो टोटल रिजर्वेशन है shall not exceed the limit of 50% of total reservation। रिजर्वेशंस, जो रिजर्वेशन है shall not exceed, ज्यादा नहीं हो सकता, exceed 50%, 50%। और ये रिजर्वेशन कितना हो गया? 59% हो गया, 59.5। फिर पांचवी बात कही कि जो वैकेंसीज हैं, अब एक चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वैकेंसीज कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, but it should not result in breach of 50% rule। अब मैं ये बात समझा रहा हूं, breach of 50% rule, ये मैं समझा रहा हूं, इस बात को मैं समझा रहा हूं, जरा देखिए। ध्यान दीजिए जरा, बैकवर्ड क्लास की डेफिनेशन मिल गई, हाँ या ना? क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा तो क्रीमी लेयर शब्द को डिफाइन करना पड़ेगा, क्रीमी लेयर में आएगा कौन? तो इसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम है रामनंदन कमेटी। रामनंदन कमेटी appointed to identify क्रीमी लेयर। कि क्रीमी लेयर कौन है? सरकार, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सरकार को वैसा करना पड़ेगा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1993 में सरकार को दी, gave his report to government in 1993। सरकार को रिपोर्ट दी, गवर्नमेंट एक्सेप्टेड रिपोर्ट, गवर्नमेंट ने रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और इस रिपोर्ट में यह था कि जिनकी आय 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है वो क्रीमी लेयर में आएंगे। कब? 1993। माने उनको ओबीसी में रहते हुए भी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आज 2017 में ये सीमा 8 लाख हो गई। समय समय पर इसको चेक किया जाता है। 2017 में सरकार ने सीमा क्या बना दी? 8 लाख। माने ओबीसी में जो 8 लाख या 8 लाख से ज्यादा जिनकी आय है प्रति वर्ष, उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा।
क्या ये सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया? सुन लीजिए, नेक्स्ट एक और देख लीजिए। उन्होंने कहा ये रिजर्वेशन 50% की सीमा को पार नहीं करेगा, इसका मतलब ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो सरकार ने ये स्टेप उठाया कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को 10% हम आरक्षण देंगे, माने ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन, इसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, रिजेक्ट कर दिया, नो रिजर्वेशन। इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन प्रमोशन में भी नहीं मिलेगा, ऊपर वाला पॉइंट। और नीचे वाला पॉइंट ये कहता है, इस बात को जरा समझ लीजिए, वैकेंसीज कैन बी कैरीड फॉरवर्ड बट इट शुड नॉट रिजल्ट इन रीच ऑफ 50%। तो जरा इसको समझिए, इस पॉइंट देखिए, क्या एक एक पॉइंट क्लियर होगा? इस वाले पॉइंट को समझिए। एक होता है बैकलॉग वैकेंसीज, एक शब्द होता है। मैं कह रहा हूं कि मान लो केजीएमसी में वर्ष 2021 के लिए ईएमडी और एमएस डॉक्टरेट इन मेडिसिन और मास्टर इन सर्जन के लिए 100 पोस्ट आई। कितनी पोस्ट आई? 100। इसका मतलब है एससी के लिए 15 सीट इसमें रिजर्व होंगी, कोई तो राय। इसका मतलब है 50 जो सीट्स हैं वो कितनी रिजर्व होंगी? एससी के लिए। और मान लो चूंकि एमडीएमएस है, महत्वपूर्ण पोस्ट है, एससी उम्मीदवार इनको कम मिले, फुलफिल वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई। कल्पना करिए, मान लो 15 सीट है, 5 सीट सी फुलफिल हो पाई, यानी कि 10 सीट जो है वो क्या रह गई? खाली रह गई, वैकेंट रह गई। इन सीट्स को बैकलॉग वैकेंसीज बोला जाएगा। नंबर एक बात तो ये होगी, जो सीट उस वर्ष उस समुदाय से भर नहीं पाए, फिल नहीं हो पाई, क्योंकि उतने योग्य उम्मीदवार मिल नहीं पाए। क्लियर? अब मान लो ईयर 2022 में फिर वैकेंसी आई केजीएमसी के लिए, एमडी और एमएस के लिए, और मान लीजिए 100 वैकेंसी आई, 100 वैकेंसी या पोस्ट आई, 10 सीट पिछले साल की है, बैकलॉग वैकेंसी 10 सीट है। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा कि अब कारण इससे 10% सीट, 15% रिजर्वेशन, तो 15 सीट ये हो गई एससी के लिए और 10 सीट एससी के लिए ये हो गई इस बार की, तो टोटल कितनी हो गई? 25 सीट हो गई एससी के लिए। हाँ है ना? तो सरकार ने कहा 25 सीट एससी के लिए हो गई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा नहीं, अगर आप ये रिजर्वेशन में रखोगे 10 सीट रिजर्वेशन में, तो ये 50% की जो सीमा है वो ब्रीच हो जाएगी, उसका उल्लंघन हो जाएगा। क्यों? अब मान लो आपने क्या किया, टोटल 110 सीट हुई, हाँ या ना? पक्का? अब 110 सीट का 15% रिजर्वेशन दे रहे हैं, यही बात है ना? सरकार ने कहा आप ऐसा करिए, इसको जनरल सीट मान लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये कह रहे हैं वैकेंसीज कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। वैकेंसी का कैरी फॉरवर्ड होगा, माने पिछले साल की जो खाली वैकेंसी रह गई वो इस साल जुड़ेंगी, बट इट शुड नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ 50% लिमिट। लेकिन ये 50% के कुल रिजर्वेशन की सीमा को पार नहीं करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, यहां पे कितनी सीटें रिजर्व हैं? लगभग 49.5, और 10 सीटें यहां, तो टोटल कितनी हो गई? 60 सीटें। रिजर्वेशन कितना हो गया? लगभग 60%, हाँ या ना? लगभग 60%, 50% की सीमा को बीच कर गया, हाँ या ना? तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप इस सीट को इसमें जोड़िए, टोटल 110 सीट्स हो गई। अब आप उसी तरह से रिजर्वेशन लीजिए, क्या 50% एससी,
7 सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो 50% की जो सीमा है वो ब्रीच नहीं होगी, उसका वायलेशन नहीं होगा। बात क्लियर है? लेकिन सरकार कह रही कि हम ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये एससी की तो सीटें ऑलरेडी हैं ही हैं, तो ये तो रिजर्व रहेंगी रहेंगी, लेकिन इस वाली सीट में हम फिर रिजर्वेशन देंगे, वही 15, 7.5, 27 फिर ये देंगे। लेकिन जब इस तरह से सरकार करेगी तो 50% की सीमा का वायलेशन हो जाएगा। क्या बात आप क्लियर हुई है ना? यस सर। हुई। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पता चली कि ये क्या है। अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से और इस डिसीजन से बड़ी परेशानी थी, क्योंकि ये दोनों ही सरकार के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे। पॉइंट हाँ है ना? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करना भी जरूरी है, वैसे ही एज इट इज नहीं, दिस इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो सरकार के लिए कौन से मुसीबत 2 पॉइंट बन रहे थे, 3 और 5। क्या इतनी बात आप समझ गए? पिक्चर क्लियर हो गई कि ये दोनों ही पॉइंट सरकार के लिए मुसीबत बन रहा है, राइट? इसका मतलब है अब संसद संविधान में संशोधन करेगी और सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों निर्णयों को नल एंड वाइड करेगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि सरकार का मानना है कि वो एससी एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन देगी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है रिजर्वेशन किसी को नहीं मिलेगा प्रमोशन में, न एससी को, न एसटी को, न ओबीसी को। लेकिन सरकार कह रही है कि हम इनको रिजर्वेशन प्रमोशन में देंगे। क्लियर? तो तीसरे पॉइंट को निष्प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने क्या किया, ध्यान दीजिए। अब क्या किया सरकार ने, सुनिए, ध्यान दीजिए। तीसरे पॉइंट को हम कनेक्ट कर ले जाते हैं, कहां? यहां कनेक्ट कर देते हैं। 1648 सरकार ने क्या किया, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 किया और ये आर्टिकल ऐड किया क्या 16(4)A, और इसमें कह दिया क्या, 16(4)A में कह दिया कि प्रमोशन दिया जाएगा किसको, एससी और एसटी को। रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसको, फॉर एससी एसटी। सरकार ने कहा कि हाँ, संसद ने कहा कि रिजर्वेशन, क्योंकि संशोधन संसद करेगी। क्या 16(4)A की स्टोरी पता चल गई कि आप क्यों जोड़ा? यस सर। ठीक है, अगर ये स्टोरी पता चल गई तो 16(4)B की स्टोरी भी देख लेते हैं। सुन लीजिए मेरी बात। इस पॉइंट को निष्प्रभावी बनाने के लिए क्या जोड़ा गया, 16(4) जोड़ा गया। माने बैकलॉग वैकेंसी का कैरी फॉरवर्ड होगा और 50% की जो सीमा होगी वो भी ब्रीच होगी। हाँ या ना, बोलो। यस सर। ठीक है। 16(4)B 81th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, प्लीज इधर ध्यान दीजिए। ये 81th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000
के द्वारा ऐड किया गया 16(4)B ये ऐड किया गया और इसमें कहा गया बैकलॉग वैकेंसी इंडिपेंडेंट पोस्ट होगी। तो अगर इंडिपेंडेंट पोस्ट होगी और उसी वर्ग के लिए रिजर्व होगी तो 50% की सीमा का वायलेशन हो भी जाएगा। तो ये निष्प्रभावी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को। हाँ या ना? पक्का? तो इसमें क्या कहा जरा देखिएगा, इसमें कहा कि जो बैकलॉग वैकेंसी होगी, वैकेंसी जो होगी वो बराबर इंडिपेंडेंट पोस्ट होगी, इंडिपेंडेंट पोस्ट होगी, राइट, एंड वायलेट द एंड ब्रीच 50% रूल, और 50% रूल का सीमा भी ब्रीच होगी, एंड ब्रीच रूल ऑफ 50%। बात क्लियर हुई कि नहीं? Yes. तो इस वाले के लिए 16(4)A लाए और इस वाले के लिए क्या लाए? 16(4)B लाए। माने आज की तारीख में रिजर्वेशन मिल रहा है एससी और एसटी को प्रमोशन में भी, ओबीसी को नहीं मिल रहा है, एससी एसटी को मिलेगा, और एससी एसटी में क्रीमी लेयर भी नहीं है। क्लियर? ओबीसी में क्रीमी लेयर है। क्लियर? बहुत साथ दिया आपने, थोड़ी देर के लिए और साथ दीजिए ताकि मैं ये खुशी खुशी ये 15-16 इसको खत्म कर पाऊं। ठीक है, ठीक है, लिख लिया। बहुत इधर उधर हो गया है लेकिन आप उम्मीद करता हूं कि आप क्रमशः लिखेंगे उसको सिस्टमेटिकली। आगे बढ़ो सर। ठीक है, अब जरा कहानी इधर देखिए। सुनिए, ये आर्टिकल 15(1) था। अगर याद करें रिकैप में तो 15(1) था आर्टिकल कि इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। ये आर्टिकल 15 जो बात कर रहा है वो समानता की बात कर रहा है, इक्वलिटी की बात कर रहा है। ये इक्वलिटी की बात तो कर रहा है लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कर रहा है। ये इक्वलिटी की बात सोसाइटी में कर रहा है। इन दोनों में ये अंतर है। एक इक्वलिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी के साथ समान व्यवहार स्टेट करेगा, और ये बात सोसाइटी में है कि सब इक्वल हो गए। तो ये इन दोनों में इक्वलिटी में अंतर है कि ये सोसाइटी में इक्वलिटी की बात कर रहा है। न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा। सेक्स के आधार पर, मतलब मेल फीमेल, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, मूल वंश, आपका खानदान कहां से जुड़ा है, लोग खानदान पे आ जाते थे इस। और एक शब्द और है, वो है बर्थ प्लेस, या जिसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ बर्थ।
प्लेस ऑफ बर्थ, इन आधार पर नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो कहां भेदभाव नहीं होगा? सोसाइटी में नहीं होगा। मतलब ये इंडियन सोसाइटी इस ग्राउंड पर, या स्टेट आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इस ग्राउंड पर इस देश में 26 जनवरी 1950 से कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर कोई इसको करता है तो उस पर लॉ इंपोज होगा, जो पार्लियामेंट ने पास किया होगा। क्लियर? सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इस ग्राउंड पर। अगर हम 15(2) की बात करें, 15(2) की बात करें अगर हम, तो ये कह रहा है 15(2) बैकलॉग वैकेंसी, समझ में आ गया, कैरी फॉरवर्ड होगा, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बट नॉट ब्रीच द लिमिट ऑफ 50% रूल बाय अमेंडमेंट एड न्यू आर्टिकल 16(4)(b) सेज बैकलॉग वैकेंसीज का कैरी फॉरवर्ड होगा और 50% की सीमा भी वायलेट होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बना दिया गया। ठीक है, यहां तक आप साफ दे चुके हैं। ये आर्टिकल ये कह रहा है कि इसी ग्राउंड पर जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक स्थल, चाहे वो पार्क हो, सिनेमा हॉल हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, इन्हीं ग्राउंड पर भेदभाव नहीं होगा कि इस जाति या धर्म के लोग इस पार्क, इस सिनेमा हॉल, इस होटल में नहीं आ सकते। तो पब्लिक प्लेसेस पर नो डिस्क्रिमिनेशन। इस तालाब से पानी नहीं ले सकते, इस कुएं से पानी नहीं ले सकते, इस टैप से, नल से पानी नहीं ले सकते, नहीं होगा। तो नो डिस्क्रिमिनेशन। क्या ये बात क्लियर हुई? और 15(3) कहता है कि वीमेन और चिल्ड्रन के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन करेगा, इनको प्रोटेक्शन देगा। और जब वीमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन करेगा, तो आप ये कहने नहीं आ सकते कि सेक्स के ग्राउंड पर ये भेदभाव है। हाँ, स्टेट करेगा ये भेदभाव, महिला के पक्ष में स्टेट खड़ा होगा, बच्चों के पक्ष में स्टेट खड़ा होगा। हाँ, ये तो मूल संविधान की कहानी थी। 15(4) की कहानी मैं ऐड कर चुका हूं आपसे, अगर आपको याद हो, चंबकम, दोराई राजन, ये तीनों ही आर्टिकल जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन को लेकर के, ये तीनों ही आर्टिकल समर्पित है। किसमें समर्पित है? ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन उधर है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात करता है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात ये तीनों आर्टिकल कर रहे हैं। खैर, इतना बता दिया, अभी मैं उधर फिर पहुंच रहे हैं। तो इंदिरा साहिनी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पार्लियामेंट ने क्या कर दिया? इन दोनों पॉइंट को शून्य कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया। तो इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, लोग चैलेंज करेंगे कि देखो इस देश में क्या हालत हो गई सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उस जजमेंट को संसद ने पलट दिया। ये दोनों पॉइंट संसद ने पलट दिया। तो हुआ क्या? वो जो हुआ वो चैलेंज किया गया, और वो चैलेंज है एम नागराजन केस 2006, एम
नागराजन केस 2006, ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये गया मामला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज आर्टिकल 16(4)(a, पहले तो 16(4)(a) को चैलेंज करा लेते हैं। 16(4)(a) बाई एम नागराजन, चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, जरा ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 16(4)(a) ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब संसद ने जो ये किया है ये संवैधानिक है। इसका मतलब क्या हुआ, संवैधानिक है। इसका मतलब क्या हुआ, एससी और एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा। यही बात तो हुई, क्योंकि इसी को चैलेंज किया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संसद ने पलट दिया। खासतौर पे ये 2 पॉइंट पलट दिए, 3 और 5, ये पलट दिए दोनों पॉइंट। कहीं ऊपर से तो नहीं जाने लगा, अभी तक टच में है। असल में ये चीजें ऐसी हैं कि आप थोड़ा सा वकील पक्ष आ जाता है ना। तो नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो इस निर्णय को पलट दिया। इसलिए एम नागराजन केस में संसद के उस निर्णय को चुनौती दी गई। तो संसद ने कहा नहीं, इन्होंने ठीक किया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद ने ठीक किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन ध्यान रहे कि जब एससी एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन दोगे तो ये चीजों, इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल व्हाट, while making reservation in promotion, state has to produce factual data related to क्या क्या डाटा उपलब्ध कराएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या डाटा उपलब्ध कराएगा, स्टेट सुप्रीम कोर्ट को डाटा उपलब्ध कराएगा। एम नागराजन केस, कोई भी केस हिंट है आपके लिए, नेट पे डाल करके एक अच्छी स्टडी भी कर सकते हैं अगर आपको कहीं कोई डाउट करना है। क्या कहा, जरा ये देखिए। पहला कहा कि वो कास्ट बैकवर्ड, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा, एक तो उस कास्ट के बैकवर्डनेस का डाटा उपलब्ध कराओगे, बैकवर्डनेस, पिछड़ेपन का डाटा उपलब्ध कराओगे, कि कितनी उनकी राज्य की नजर में कितना रिप्रेजेंटेशन उनका हो चुका है, कितना बाकी है, किस किस पोस्ट पे कितना हो चुका है, ये सारे डाटा हमें बैकवर्डनेस से रिलेटेड सारे डाटा उपलब्ध कराओगे। और दूसरा उन्होंने कहा ये आपको बताना पड़ेगा कि जिनको आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हो उस पोस्ट का उस वर्ग में, वर्ग से प्रतिनिधित्व कम है, तभी तो आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हो। अगर उस कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी उन पोस्टों पर पहले से हैं तो आप प्रमोशन फिर में रिजर्वेशन देंगे तो भेदभाव हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब आप बताएंगे कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है INA DEQ
UATE इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में उन पोस्टों पर नहीं है। अगर उस कम्युनिटी से, उस वर्ग से उन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो आप फिर क्यों देंगे? क्लियर? और तीसरी बात, उन्होंने कहा आप रिजर्वेशन दीजिए लेकिन प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते प्रमोट करके एक ऐसे व्यक्ति को ऐसी जगह बिठा दें जो जिम्मेदारी वाली पोस्ट हो और उससे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल प्रभावित हो जाए। और तीसरी बात कही इनएफिशिएंसी, EFFICIENC, नॉट इफेक्टेड, ये प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर हुई है? नहीं? नियम नागराजन केस। फिर एक जनरल केस देखिए, जनरल JAN, जर्नल JARN, AIL सिंह केस। ये भी आरक्षण से जुड़े केस कौन कौन से हैं? इंदिरा साइनी, M नागराजन, और एक केस आपके पास आ गया जनरल सिंह केस 2018, ये अभी अभी की बात है। हाँ, सुबह अपने समय पे आ जाना। हाँ सर, ठीक है। 2018 का केस, ये डिटेल पूरी नेट पे मौजूद है। केस है, इस केस में क्या है? अब ध्यान दीजिए, इस केस में फिर इसी को चैलेंज किया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को बार बार चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया कि नहीं, फंडामेंटल राइट को कम नहीं किया जा सकता, फिर भी चैलेंज किया गया, फिर भी टाइम पे चैलेंज किया गया, तो टाइम पे फिर यही चैलेंज किया गया। बात यहाँ पे यही है। तो इसमें जजमेंट क्या है? फिर जजमेंट देखिए, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहाँ पे क्या कहा? फर्स्ट ध्यान दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन अब ये वाला डाटा देने की जरूरत नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि SC ST बैकवर्ड है, इसको लिस्टेड करने का काम प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट जब किसी को लिस्टेड कर लेता है SC ST के रूप में, तो वो लिस्टेड हो जाता है, और उससे किसी को हटाने का काम, उस लिस्ट से किसी SC या ST कम्युनिटी को हटाने का काम संसद करती है। तो कहा जब राष्ट्रपति उसको सोच समझ के ही करता होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसके निर्णय को कैसे, राष्ट्रपति के विवेक पर कैसे उसको जांचेगा? तो पहला उन्होंने कहा बैकवर्डनेस से रिलेटेड डाटा उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं है आप, लेकिन ये दो डाटा आप उपलब्ध कराएंगे, ये अंतर है। तो पहला कहा उन्होंने बैकवर्डनेस से रिलेटेड डाटा देने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को मिला के देखेंगे, देने की जरूरत नहीं है।
सिंस प्रेसिडेंट डॉट 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 करके लिख दीजिए। इसका मतलब प्रेसिडेंट ये डिसाइड करता है कि किस जाति को शेड्यूल कास्ट में डालना है या शेड्यूल ट्राइब में डालना है। और अगर राष्ट्रपति ये डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप हमें उपलब्ध कराइए, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या राष्ट्रपति के विवेक की भी समीक्षा करेगा, राइट? तो उसने कहा पहली बात तो ये है। और दूसरी बात उन्होंने कहा हेलो एससी प्लस एसटी में क्रीमी लेयर लागू होगा। क्या बात है, आप देखिए, सुनिए मेरी बात, क्रीमी लेयर लागू होगा। मेरी बात सुनिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुनिए, क्रीमी लेयर ओबीसी में लागू है, हाँ है ना? और प्रमोशन में रिजर्वेशन भी ओबीसी को नहीं मिलेगा, हाँ है ना? हेलो, ओबीसी क्रीमी लेयर लागू है, हाँ है ना? ग्रेटर आर इक्वल टू 8 लाख फ्रॉम 2017 और प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं, हाँ या ना? प्रमोशन में रिजर्वेशन इसको नहीं मिलेगा, हाँ या ना? ठीक, ये तो स्थिति आज की है, क्लियर? इन्होंने कहा एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू होगा, किसमें? ओनली प्रमोशन की बात कर रहे हैं, ना कि इनिशियल अपॉइंटमेंट। ये बात किसके संदर्भ में कही गई है? ओनली प्रमोशन के संदर्भ में कही गई है। प्रमोशन में क्रीमी लेयर लागू होगा, ना कि इनिशियली अपॉइंटमेंट। उसमें क्रीमी लेयर की बात ही नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने आज तक, जैसा कि लोग मार्केट में बोलते हैं क्रीमी लेयर की, ना, उसमें बात ही नहीं की है सुप्रीम कोर्ट। अब यही बात हम देखें, यहां पे देखिएगा, यही बात अगर हम एससी एसटी के लिए करें तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट? और दूसरा, प्रमोशन में रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं होना चाहिए, राइट? लेकिन सरकारें इस निर्णय को लागू नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि कर पाने का मतलब है एससी एसटी वोट बैंक उनसे चला जाएगा, इसलिए सरकार इसको इन एक्शन में नहीं ले पा रही है। और वरना सुप्रीम कोर्ट की 2018 में ये गाइडलाइंस है कि आप एससी और एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देंगे। ध्यान दीजिएगा, आप बाकी इनिशियली रिजर्वेशन दीजिए जो दे रहे हैं, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देंगे। ये अपडेट और ये अंतर है दोनों। तो ओबीसी में क्रीमी लेयर है, हाँ है, उसकी सीमा 8 लाख या 8 लाख से ज्यादा अगर ओबीसी फैमिली की आय है एक वर्ष में तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक? प्रमोशन में रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिलेगा, लेकिन एससी एसटी को क्या है? क्रीमी लेयर की सीमा नहीं है, क्रीमी लेयर डिफाइन नहीं है उसमें, न सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई गाइडलाइन है। और दूसरा, जो प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है उसमें क्रीमी लेयर की बात की है सुप्रीम कोर्ट, ना कि इनिशियल अपॉइंटमेंट। क्रीमी लेयर ही डिफाइन नहीं है तो प्रमोशन कैसे रोकेंगे? क्या क्रीमी लेयर बनाइए ना, जैसे ओबीसी की क्रीमी लेयर बनाई तो वैसे क्रीमी लेयर डिफाइन करिए, तब प्रमोशन रोक पाएंगे ना। हाँ, लेकिन सरकार इस पर तैयार नहीं। सरकार का मानना है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी एसटी को देंगे। अच्छा भी फैसला है सरकार का, ठीक है। यहां तक पिक्चर क्लियर हुई। अब 10 मिनट आपका और हम लेंगे।
देखिए यहां से 15(4) हम लोगों का हो चुका था। वो क्या हो चुका था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 ये स्टोरी हो चुकी थी इसकी 15(4) की। और उन्होंने कहा था कि एससीज को, एसटीज को और दूसरा एजुकेशनली, दूसरा एक शब्द है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को हम सोशली, ये चाहे लिख लीजिएगा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ये शब्द है बैकवर्ड क्लास को, बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देंगे। ये हो चुकी थी बात, ठीक। ये वाला लिख लीजिए 93th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2005 में जोड़ा गया। ये वाला, और ये क्या था कि जो सेंटर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, राइट। जितने भी केंद्र के संस्थान हैं, आईआईटी, आईआईएम, जो भी हैं, सब में रिजर्वेशन मिलेगा। सेंटर एजुकेशनल 2000, ये जो कह रहा है आर्टिकल, ये आप देख लीजिएगा जो लिखा है वो आर्टिकल, इसमें बेरेक्ट या जो आपके पास किताब है उससे ये आर्टिकल जोड़ दीजिएगा, ठीक। अब हम केवल और केवल 15(6) और 16(6) बताना रह गया और हमारा ये चैप्टर एंड हो गया। 5 मिनट का और काम रह गया। क्या मैं इसको लिस्ट करूं? 16(6) में बताने जा रहा हूं, 15(6) और 16(6) दोनों ईडब्ल्यूएस से जुड़े हैं। ये ईडब्ल्यूएस को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है और ये आर्टिकल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है। क्लियर हुई बात है? यस सर। ये इसको रिजर्वेशन दे रहा है, ईडब्ल्यूएस को। कहां? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये रिजर्वेशन दे रहा है ईडब्ल्यूएस को कहां? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। क्लियर? क्लियर? ठीक। 16(4) और 16(4)B है बस, और 16(6) है। 16(6) है। हाँ, ये 16(5) तो इधर है ना, ये तो कोई गए हैं, समझ गए। ये 3, 4, 5 का जिक्र मैंने किया ही है ना यहाँ, ठीक है। ठीक है अनु, हो गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बढ़ूंगे आगे साफ से। पक्का ना कुछ पूछना नहीं है? नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया और आप पूछ नहीं गए तो पाप पड़ेगा। तैयार है इसके लिए? आ गया ना? आप लोग बोलो। अनु? यस सर। आप पीछे बताएं। ठीक है। मूल संविधान में क्या थे वो लिखें, ऐड करके जो लिखे गए। तो हम 15(6) एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन की बात कर रहा है और ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन की बात कर रहा है, ठीक। मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया है। लेकिन सुन लो मेरी बात, जब टीवी नरसिंह राव ने रिजर्वेशन दिया तो उन्होंने संविधान में संशोधन नहीं किया, एग्जीक्यूटिव एक्शन से दिया। और जब मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन दिया ईडब्ल्यूएस को, तो उन्होंने पहले संविधान में संशोधन किया, 2 आर्टिकल जोड़े, 15(6) ऐड किया, 16(6) ऐड किया। कब? 2019 में जोड़े पहले 2 आर्टिकल संविधान में, फिर जब इन आर्टिकल को जोड़ा तब ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया। तो 50% की सीमा तो ब्रीच हो गई। लेकिन अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ठीक है इतना रिजर्वेशन चलेगा। क्लियर है ना? ठीक। कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था सरकार के इस डिसीजन पर जो पिटीशंस पड़ी हुई थी। तो सर अब टोटल जो है 60% 59.5% इस वक्त ये रिजर्वेशन है, ठीक है। सर इस वाले केस में ये एससी प्लस एसटी वाला जो सर क्रीमी लेयर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट तो दी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ जी
सर इंप्लीमेंट हुआ है? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। ठीक है ना, एससी एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू हुआ, ये अभी तक नहीं हुआ। ठीक, सरकारें बच रही हैं, उनके राजनीतिक कारण है। ठीक है, साफ करूं मैं? अब कहानी कोई देख लेगा बोर्ड तो कहेगा कितने योग्य लोग क्लास लेते होंगे। है योग, हम लोग ऐसी बात नहीं है। आगे देखिए, तो 15(6) और 16(6) दोनों आर्टिकल कैसे जोड़े गए हैं? 15(6) 15(6) और 16(6) दोनों ही आर्टिकल जोड़े गए कैसे? 103 याद आया? यस 2000 ये जो संविधान संशोधन था वो 103 था, ये भी 103 था, आए ना? पक्का? ये किसमें है? रिजर्वेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वाह, इन ईई। ये रिजर्वेशन किसमें है? इन ईई, पब्लिक। ठीक है, यहां तक हो गया। बस 2 मिनट की बात और है, मैं स्टोरी को खत्म करने जा रहा हूं। अब देखिए, ईडब्ल्यूएस का निर्धारण राज्य करेंगे। ईडब्ल्यूएस का जो क्लासिफिकेशन है कि किसको ईडब्ल्यूएस माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ये कौन किस पे छोड़ दिया गया है? स्टेट पे छोड़ दिया गया है, पहली बात। ठीक, और सुन लीजिए, ये ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन होगा, हेलो, ये मैक्सिमम 10% होगा। जैसे भी छत्तीसगढ़ सरकार 4 या 5% दे रही है, ये मैक्सिमम 10% होगा। ठीक, और ईडब्ल्यूएस में क्रीमी लेयर भी होगी, तो क्रीमी लेयर क्या है इसमें वो बताते हैं। क्रीमी लेयर कैसे डिफाइन, जिनको ईडब्ल्यूएस नहीं माना जाएगा, जो क्रीम है ईडब्ल्यूएस में। पहला, जिनकी वार्षिक आमदनी 8 लाख या 8 लाख से ज्यादा है, वही बात जो ओबीसी में है। दूसरा, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है उनके पास, या 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, तो उनको ईडब्ल्यूएस नहीं माना जाएगा। ये सुन लीजिए, ये है या ये है, या उनके पास रेजिडेंशियल फ्लैट है, और ये फ्लैट का एरिया 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, या 1000 स्क्वायर फीट है, तो उनको ईडब्ल्यूएस नहीं माना जाएगा। सर जैसे फ्लैट माने किसी बिल्डिंग में फ्लैट, हाँ, फ्लैट जो फ्लैट होते हैं। चौथा, रेजिडेंशियल प्लॉट। अगर 100 स्क्वायर यार्ड का स्क्वायर यार्ड YARD का म्युनिसिपैलिटीज एरिया में, एम फॉर म्युनिसिपैलिटीज माने बड़े नगरों, वही म्युनिसिपैलिटीज हैं, या फिर 200 स्क्वायर यार्ड का नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज एरिया में, माने कस्बों में, कस्बे टाइप के क्षेत्र। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है आपके साथ, तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। ये आज के लेक्चर का थीम है। क्रीमी लेयर की इनमें से किसी भी कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप क्रीमी लेयर में चले जाएंगे, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, फिर ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर?
ठीक, नमस्ते। अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इससे सब नहीं है, हमारी अनुभूति भी है। मोबाइल पे बताइए। मुझे कहने की एरिया में बात हो रही है, ज़्यादा उसकी उसका ज़्यादा कीमत होगी ना, इसलिए